नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक शुरू करता हूं। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात की थी। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो आपका 3 फेज इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर दोनों के केस में काम करता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर था वो है 4.44 F N phi m। इस इक्वेशन को देखकर ही हम लोगों ने इसका टर्न्स रेशियो निकाला था। क्या था वो? इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मशीन की यानी ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, तो उस पूरी इक्वेशन में ओनली आपका नंबर ऑफ टर्न्स जो है वही एक वेरिएबल टर्म है। बाकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ये भी कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि सप्लाई हमें कांस्टेंट मिलती है। ठीक है, तो जो E है ये ओनली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इसी से हमारा टर्न्स रेशियो निकला था। इतनी बात आप लोगों को याद होगी, अच्छी तरह से याद होगी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि जो आपका वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। जिधर का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उधर का वोल्टेज ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या बात की थी कि ट्रांसफार्मर का जो नाम होता है वो हमेशा उसके आउटपुट के वोल्टेज के नाम पे रखा जाता है। आइदर इट्स स्टेप अप और इट्स स्टेप डाउन। अगर आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा है इनपुट से तो स्टेप अप, अगर कम है तो स्टेप डाउन। कुछ बेसिक चीजें हैं। बाकी अगर ट्रांसफार्मर के बारे में आपको देखना हो तो नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें पूरी तरह से बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें सारे लेक्चर इसके दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके करंट में चल रहा है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो सब के सब का ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन हो गई थी। अब हम लोग को बात करनी थी इसकी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी होती क्या है पहले तो ये बता दीजिए। कोई भी चीज है, एफिशिएंसी इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। एफिशिएंसी सीधे शब्दों में कहा जाए तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट इक्वल है अपॉन इनपुट। आउटपुट आपका क्या है? आउटपुट आपका है आउटपुट साइड की पावर क्या है आपकी? V2 I2 cos phi 2। इनपुट आपका क्या है? इनपुट साइड की पावर V1 I1 cos phi 1। इतनी चीजें आपको मालूम, अच्छी तरह से पता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको ऐसे लिखना होगा एफिशिएंसी तो हमारा फॉर्मूला बनता है V2 I2 cos phi 2 अपॉन V1 I1 cos phi 1। लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला बनाते हैं एफिशिएंसी का तो कोशिश ये करते हैं, अब यहां कितने अननोन हो गए देखो, V2 भी अननोन है, I2 अननोन है, cos phi 2 अननोन है, सिमिलरली V1 अननोन है, I1 अननोन है, cos phi 1 अननोन है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो हमको इतनी चीजें चाहिए, कम से कम 6 फैक्टर अननोन है इसके अंदर। कोई ना कोई 5 दिया होगा तब कोई एक निकलेगा, और प्लस एफिशिएंसी खुद ही अननोन है। कितने फैक्टर अननोन हो गए इसमें? 7 फैक्टर अननोन हो गए। V2 I2 phi 2, V1 I1 phi 1 और ये एफिशिएंसी। अब हमको पता है कि एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व होता है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं अक्सर जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने का बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि ये कोशिश की जाती है कि इक्वेशन में जितने कम से कम अननोन रहें, मतलब जितने ज्यादा नोन चीजें हों, वही इक्वेशन अच्छा माना जाता है। तो इस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, मान लीजिए ये है आपका आउटपुट और ये है इनपुट। अच्छा, जो हमारा इनपुट है वो आउटपुट प्लस लॉस, ये लिख सकते हैं भाई। इनपुट में जो भी हमें पावर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल आप लोग जानते हैं, पावर कंजर्वेशन का भी यही रूल है। ठीक है, कि जो इनपुट में दे रहे एनर्जी वही हमें आउटपुट में मिलेगी, लेकिन अगर एज इट इज मिल गई तब तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी ना। और ऐसी तो कोई मशीन ही नहीं बनी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ट्रांसफार्मर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मशीन है, बट 100% एफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? तो जो आपके आउटपुट है इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉस के टर्म में देखा जाए तो, और इनपुट को क्या लिख सकते हैं, यानी अगर हम
इनपुट में से अगर आउटपुट में हम अगर इनपुट में से लॉस को माइनस कर दे तो आउटपुट निकल आएगा, या आउटपुट में लॉस को ऐड कर दे तो इनपुट आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला है, आउटपुट में लॉस को ऐड कर दे तो इनपुट आ जाएगा। आउटपुट का फॉर्मूला हमें दिया है V2I2 cos phi 2। हम एफिशिएंसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है O/P अपॉन I/P। आउटपुट क्या है आपका V2I2 cos phi 2 अपॉन इनपुट क्या है आपका आउटपुट प्लस लॉस, V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। लॉस दो प्रकार के होते हैं, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, आयरन लॉस एक कांस्टेंट लॉस होता है, कॉपर लॉस का फॉर्मूला I²R होता है। कौन सा I? सेकेंडरी का I। कहां का रेजिस्टेंस? सेकेंडरी का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला में I²R की जगह क्या होगा? I2²R2। क्लियर है? तो इसी चीज को हम लोग सही से लिख देते हैं। एफिशिएंसी आपकी होगी, एफिशिएंसी V2I2 cos phi 2 अपॉन V2I2 cos phi 2 प्लस VI प्लस I²R, सेकेंडरी की करंट I2² और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2। ये है आपका फॉर्मूला एफिशिएंसी का। अब इसमें देखो, कम से कम ये जो तीन अननोन थे V1I1 cos phi 1, ये तो हट गए ना। अब लॉस तो भैया तुमको गिवन है। अब यहां पे V2I2 cos phi 2 से इसका भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल जा रहा है। तो हमेशा कोशिश ये की जाती है, वो फॉर्मूला गलत नहीं था बट उस फॉर्मूले में अननोन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के पावर दिए हुए हैं, प्राइमरी में इतनी पावर दी जा रही है, आउटपुट में इतनी पावर मिल रही है, लॉस की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको यूज कर लो। आउटपुट पावर है, इनपुट पावर है, डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करेंगे? परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी? यानी परसेंटेज एफिशिएंसी ये होगी आपकी इक्वल टू V2I2 cos phi 2 अपॉन V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस I2²R2 इंटू 100। ये आपके आ गया परसेंटेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है ट्रांसफार्मर के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं रिफर्ड वैल्यू। रिफर्ड वैल्यू जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे ना उसको, तो जो रिफर्ड वैल्यू एक टर्म था उसको थोड़ा समझ लीजिए। रिफर्ड वैल्यू होती क्या है, रिफर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, चलिए एफिशिएंसी वाला आपका टॉपिक खत्म। यहां पे ये है आपकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, नाउ अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफर्ड वैल्यू। इसके बाद हार्डली आपका 1 से 2 लेक्चर और लगेगा, फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो आते हैं मोस्टली, उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जो पढ़ाते हैं हम वो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हम लोग को हमारे वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा हम भी बूस्टअप मिलता है और पता तो चले कि हम जहाँ जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है, गलत डायरेक्शन है। तो कमेंट कीजिए, ये ज़रूरी है। अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट कीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट कीजिए। आपको कुछ चाहिए हो कि सर ये चीज़ बता दीजिए, ये चीज़ इसमें और होनी चाहिए, हमारे सिलेबस में ये चीज़ है, या कुछ भी। हम भी एक इंसान है, गलती कर सकते हैं, भगवान तो है नहीं। तो हम ट्राई करेंगे अपने आप को सुधारने का, करते ही रहेंगे जब तक आप लोग फीडबैक देते रहेंगे। तो आप लोग से बस फीडबैक की रिक्वायरमेंट है। अच्छा बुरा, अच्छा लगे तो थोड़ा वाव कह दीजिए, बुरा लगे तो पैथेटिक बोल दीजिए, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कर दीजिए, बट करिए, मेरी राय यही है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं रिफर्ड वैल्यू की। क्या है भैया रिफर्ड वैल्यू? रिफर्ड वैल्यू, चलो भैया देखो है क्या चक्कर इसमें। रिफर्ड वैल्यू क्या है? मान लो जैसे कि तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये ट्रांसफार्मर को हमने डायग्राम बनाया, ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस था, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। सेकेंडरी साइड का भी कर दो भाई, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। ठीक है, अब इस पर गौर मत करना कि यहाँ कुंडली समान है दोनों की, वो उसमें समझा रहा हूं, तुम उसको कुछ भी मान सकते हो, स्टेप अप या स्टेप डाउन। ठीक है, हमारा फिलहाल यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन से मतलब नहीं है, जो बताना चाह रहे वो सुनो। V1 V2, ठीक है। अगर हम इसको हम लोग कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी चीज को सॉल्व करना होता है ना, तो उसको उस साइड में मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमको कोई चीज को प्राइमरी में सॉल्व करना है तो इसको रिफर टू प्राइमरी कर देंगे, अगर हमको इसी सेम चीज को सेकेंडरी में सॉल्व करना है तो इसको रिफर टू सेकेंडरी कर देते हैं। लेट अस कंसीडर, हमें रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी। बात समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, यानी हमसे पूछा जा रहा है R01, इसकी वैल्यू क्या होगी? प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 प्लस सेकेंडरी का रेजिस्टेंस जो प्राइमरी में रिफर हो गया, इसको हम कहते हैं R1 डैश। R1 डैश क्या है? वो रेजिस्टेंस सेकेंडरी का जो प्राइमरी की तरफ रिफर किया गया है। तो R1 इस क्या है? ये रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और R1 डैश क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी winding which is referred to primary, which is referred to primary। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी क्या होगा तुम्हारा? R1 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? R1 होगा R1 डैश, सॉरी R1 डैश होगा R2 इन ब्रैकेट में, जिधर की तरफ रिफर हुआ है, अगर प्राइमरी की तरफ रिफर हुआ है तो प्राइमरी का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी का वोल्टेज और उसका स्क्वायर। बात समझ रहे हो? जिस साइड रिफर हुआ है वोल्टेज लिख सकते हो, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो ले सकते हो। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या तो V1 अपॉन, इसको ऐसे लिखो, या तो V1 अपॉन V2 का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर N1 अपॉन N2 का स्क्वायर कर सकते हो, एक ही चीज है। कुछ बुक्स में ये लिया गया है, ज्यादातर बुक्स में नंबर ऑफ टर्न्स लिए गए हैं। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 डैश इक्वल टू R2 V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, सॉरी N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा रिफर टू प्राइमरी का? देखिए, जब रिफर टू प्राइमरी का डायग्राम बनेगा तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, सिर्फ एक डायग्राम रह जाएगा, रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी ये है आपका ट्रांसफार्मर, दैट इज R1, दैट इज X1,
दैट इज R1 डैश दैट इज X1 डैश, और ये क्या है X1 रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी, इसका भी सेम यही फॉर्मूला होगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, R नॉट को R01 यानी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी क्या होगा, R1 प्लस R2 N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी। अब अगर रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी कर निकालना हो कैसे निकालेंगे, X01 क्या होगा, X1 प्लस X1 डैश, ये क्या है रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी, इसका भी सेम वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा आपका X1 प्लस X1 डैश आपका क्या होगा X2, हमने क्या बोला था, जिस तरफ रिफर करता है, अगर प्राइमरी में रिफर कर रहे हैं तो प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये ऊपर होगा और सेकेंडरी का नीचे होगा और स्क्वायर होगा, N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, देख लो एक बार। ठीक है, अब अगर हम आपको क्वेश्चन दें कि रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी बनाइए तो क्या होगा इक्वेशन, रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, क्या होगा फॉर्मूला, रिफर टू सेकेंडरी, अब सेकेंडरी की तरफ रिफर करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, इक्विवेलेंट लिख दो तो होगा R02 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R2 डैश, रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, फॉर्मूला वही, डायग्राम क्या होगा इसका, अब की बार R2 X2 R2 X2 R2 X2 R2 डैश X2 डैश, ये है डायग्राम। फॉर्मूला क्या होगा, R02 इक्वल टू R2 प्लस रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की तरफ रिफर हुआ है तो क्या होगा, सेकेंडरी की तरफ रिफर होगा तो सेकेंडरी जिस तरफ रिफर होता है उधर के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रखते हैं, N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आपसे बोले रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी बताइए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, क्या होगा इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी में X02 इक्वल टू X2 प्लस X2 डैश, तो X2 प्लस X1 जिधर साइड में होगा N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। बस इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, क्या कि जिस साइड रिफर करने को बोलेगा उधर साइड का नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर होगा या वोल्टेज ऊपर होगा, नंबर ऑफ टर्न का रेशियो और वोल्टेज का रेशियो दोनों सेम होता है। ठीक है ना, रेशियो वैल्यू नहीं, ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न जितना है उतना वोल्टेज, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न अगर 10 है और वोल्टेज अगर 100 है तो वैल्यू अलग अलग होती है लेकिन रेशियो सेम रहेगा। इसलिए N1 अपॉन N2 या N2 अपॉन N1 करना हो उस जगह पे आप V2 अपॉन V1 या V1 अपॉन V2 कर सकते हैं। ठीक है ना, रेशियो सेम होता है, वैल्यू नहीं, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका X02।
तो ये बात की हम लोगों ने रिफर्ड वैल्यू की ट्रांसफार्मर में, एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट भी था, जरूरी है, तो उसके विषय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हालांकि इसमें जरूरत आई थिंक नहीं पड़नी चाहिए स्क्रीनशॉट की। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या मतलब है? आप लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है? देखो, रेगुलेशन, रेगुलेट करना मतलब चेंज होना। तरीका तो ये कहता है कि जैसे हम एक बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, ठीक है, उस पे एक लड़का बैठा है, बैलगाड़ी हाँक रहा है, बैलगाड़ी की स्पीड अच्छी होगी, 2 बैठेंगे तो भी कोई खास अंतर नहीं आएगा, 3 बैठेंगे थोड़ा सा आएगा, 4 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, 6 बैठेंगे, बैलगाड़ी धीमे धीमे चलने लग जाएगी। अब एग्जाम्पल लो ट्रेन का, 10 बैठो, 11 बैठो, 100 बैठो, 500 बैठो, ट्रेन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा ही इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऐसी चाहिए होती है जिसपे कि हम अगर लोड बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे सवारी बढ़ने का मतलब क्या है, लोड बढ़ना, तो भी उसके आउटपुट में या उसके आउटपुट वोल्टेज में कोई अंतर ना आए। अगर आ रहा है तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है, जो आउटपुट साइड का वोल्टेज होता है, उसको जब हम फुल लोड पे चेक करें और नो लोड पे चेक करें तो सेम आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। नो लोड पे वोल्टेज अच्छा आता होगा, फुल लोड वोल्टेज बेकार आता होगा, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, मगर वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन एक लॉस है। द वोल्टेज रेगुलेशन इज जस्ट अ टाइप ऑफ लॉस। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही बुरा है आपके इक्विपमेंट के लिए। बिकॉज ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ट्रांसफार्मर में उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी और किसी मशीन में होती है, मसलन 3 फेज इंडक्शन मशीन, क्योंकि उसमें एक मैकेनिकल लॉस का टर्म भी जुड़ जाता है, क्योंकि उसका एक पार्ट घूमता रहता है जो कि ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। यही पूछा भी जाता है, कई एग्जाम से पूछा जाता है कि दोनों का जब प्रिंसिपल सेम है तो दोनों के आउटपुट में इतना अंतर क्यों आता है? इसकी एफिशिएंसी 50-60% और ट्रांसफार्मर की 99-98% कैसे आ रही है? बिकॉज इंडक्शन मशीन हैव मैकेनिकल लॉस टू, while transformer has no mechanical loss। क्लियर है ना? ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला वही होता है जो आप लोगों ने फिजिक्स में परसेंटेज एरर का पढ़ा था, प्रतिशत त्रुटि का। क्या फॉर्मूला होता है? वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड पे कितना होगा और फुल लोड पे कितना होगा। नो लोड पे जाहिर सी बात है वोल्टेज ज्यादा मिलती होगी। जब ट्रेन में कोई नहीं है, सॉरी, जब बैलगाड़ी पे एक लड़का बैठा है या कोई नहीं बैठा है तो फुल स्पीड से भाग रही है। लोड जब फुल हो, बैलगाड़ी की स्पीड मान लो कैपेसिटी 10 लोगों की है और 10 बैठ जाए, तब क्या स्पीड होगी उसकी? तो उनके बीच का अंतर। हमें चाहिए ट्रेन जैसा कि चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 बैठ जाए, ट्रेन दनादन चलती रहे गोली की तरह, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेन की भीड़ की बढ़ने से। लेकिन बैलगाड़ी पड़ता है। ठीक है ना? चलो, तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन, इसको हम लोग VR से भी डिनोट करते हैं। लिखने का तरीका है, कुछ नहीं, फालतू बातें हैं सब। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। इसको किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? नो लोड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अपॉन नो लोड वोल्टेज। यही है फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन का। आपको याद हो अगर प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता था? प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा प्रामाणिक मान गुणे 100। तो ये मैंने कहा ना आपसे, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करती है। अलग अलग चीजों में सेम फॉर्मूला, सेम नियम, अलग अलग इक्विपमेंट में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, बट नियम सेम है। बात समझ में आ रही है ना?
बस वही चीज़ है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब हम किस साइड की वोल्टेज की बात कर रहे हैं? आउटपुट साइड की वोल्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया किसी भी मशीन में तुम क्या दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, वो हमें क्या दे रही है उससे मतलब है। हम तो उसको दे ही इसलिए रहे हैं कि वो हमें वापस करे कुछ। अगर वो हमें कुछ नहीं देगी तो मशीन को कहां हम देंगे भाई? कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको लिखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड वोल्टेज V02 माइनस फुल लोड वोल्टेज VF2 अपॉन नो लोड वोल्टेज V02। अगर इसी फॉर्मूले को आपको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 100 से गुणा कर दो, बात ही खत्म हो गई। तो हम बात करते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की। वो क्या होगा आपका? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज इंटू 100। अब आपने देखिए इस तरह का फॉर्मूला कहां नहीं पढ़ा है? मैथ्स में पढ़ा है, CFPI में पढ़ा है। मैथ्स में कैसे पढ़ा है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, CP के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। परसेंटेज एरर में पढ़ा है, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक मान गुणे 100। आगे इंडक्शन मोशन में हम स्लिप पे जाएंगे, स्लिप में भी यही फॉर्मूला आएगा, अलग तरीके से होगा। वोल्टेज रेगुलेशन में ये फॉर्मूला है, अलग तरीके से, लेकिन क्या है, चीज तो सेम है ना। हम जब वोल्टेज की टर्म में बात करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है, स्लिप के टर्म में बात करते हैं स्लिप हो जाता है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ब्याज हो जाता है, वही फॉर्मूला। और अगर परसेंटेज एरर के टर्म में बात करते हैं तो वो उसका जनरल फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर, दैट्स इट इन द केस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज का परसेंटेज एरर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आज की टॉपिक में क्लियर हो गई हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, एफिशिएंसी क्या है, जो भी है आपका। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक आपका आएगा उस पर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, माइट बी पॉसिबल, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात होगी। क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, उन सब के विषय में बात होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, एक ही उसका टॉपिक है खास। ऑटो ट्रांसफार्मर जान लो, एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है। जैसे हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो इस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, 2, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। मतलब उसमें एक तरह से देखा जाए तो खर्चा कम लगता है, मगर उसकी भी कंस्ट्रेंट है अपने। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वही ना इस्तेमाल हो रहा होता, ये कहाँ यूज होता। हैवी लोड के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, एक फिक्स लोड तक के लिए वो झेला जा सकता है, उससे कम में नहीं। तो एक वैल्यू से अगर कम हो, कहते नहीं है कि दाढ़ी बनाने के लिए उस्तरा चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। वैसे तो तलवार और उस्तरे का अपना अपना काम है, तो वो समझो उस्तरा है तो ये तलवार है। तो अभी तक तलवार पढ़ रहे थे, अब उस्तरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनका फीडबैक लीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।